तो हम बात कर रहे थे कैंपेन की, प्रशांत किशोर की। जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैंपेन को टर्न अराउंड किया, उनके खिलाफ जो नेगेटिव बातें कही जाती थी उसको पॉजिटिव टोन में बदला। राणा जी, आपने तो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू भी किया था, मुझे बताइए कि क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश का कैंपेन डिजाइन किया, प्रधानमंत्री की हर रैली के बाद नीतीश का उसको जवाब देना, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठाते थे उसको बिहारी अस्मिता के साथ जोड़ना, ये टिपिकल नरेंद्र मोदी स्टाइल में नहीं था? हाँ, लेकिन मुझे लगता है दीपक, प्रशांत एक लो प्रोफाइल आदमी है। उनके पास एक बहुत ही मजबूत टीम है, आंकड़े सधे हुए उनके पास, आंकड़ों के साथ वो चलते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे, जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा नहीं की थी, उससे पहले पूरे बिहार में नीतीश कुमार के होर्डिंग लग गए थे। कोई ऐसा नुक्कड़ चौराहा नहीं था जहां नीतीश कुमार के होर्डिंग नहीं लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग सारे वेंटेज पॉइंट्स में। जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने आए थे, उससे पहले नीतीश कुमार आकर मिल चुके थे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी की मुलाकात नहीं हुई थी। और यही एक पॉइंट था जहां लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब अपने आप को बचाना है तो नीतीश कुमार के साथ आपको हाथ मिलाना चाहिए। वो नीतीश कुमार के साथ आए, कांग्रेस साथ आई और उसके बाद जब गठबंधन बना, लालू जब लौट के पटना गए तो उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। गठबंधन जब ऐलान हो गया था उसके बाद भी सभी जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उस नीतीश कुमार के लगे थे। इसके बाद भी नीतीश कुमार के लिए पूरी स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोदी की जब रैली होती थी, रैली के 1 घंटे बाद नीतीश कुमार सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते थे, तैयारी चलती रहती थी। बड़ी टीम है और टीम मोदी को सुनती रहती थी, सुनने के बाद उन्हीं के कहे गए से आंकड़े निकालती थी, जवाब तैयार करती थी, नीतीश कुमार को थमाती थी और बोलती थी कि अब आई मीडिया के घंटे बाद नीतीश कुमार सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते थे, तैयारी चलती रहती थी। बड़ी टीम है और टीम मोदी को सुनती रहती थी, सुनने के बाद उन्हीं के कहे गए से आंकड़े निकालती थी, जवाब तैयार करती थी, नीतीश कुमार को थमाती थी और बोलती थी कि अब आई मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। से राणा सर बता रहे हैं, तो आपके पास अगर रिसोर्सेज, जो इस बार कहा गया कि रिसोर्सेज एनडीए को मैच नहीं कर सकता था जेडीयू गठबंधन, तो कहीं ना कहीं उसने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। नहीं, देखिए, ये रिसोर्सेज, ये इस तरह के प्रचार और स्ट्रेटजी, ये सब तब काम आते हैं जब जनता आपका साथ देने को तैयार हो। वरना पार्टियों के पास जो है, किसी पार्टी के पास संसाधन की कमी नहीं है। बीजेपी इस बार तो ज्यादा पैसा फूका गया। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में 300 करोड़ रुपए फूके, बीजेपी ने तो पैसा पानी की तरह बहाया, पैसा नहीं खर्च किया। हाँ, तो इसलिए पैसा खर्च करने से या प्रचार साधन बेहतर होने से जीत की गारंटी नहीं होती। बेसिक बात यह है कि जो आप बात कह रहे हैं उससे मतदाता कन्विंस हो रहा है कि नहीं। अगर आप मतदाता को समझा पाने में अपनी बात कामयाब हैं तो ये सब चीजें आपको एडवांटेज देती, एक कैटलिस्ट का काम करती हैं, उसको और ज्यादा तेज आगे ले जाती हैं। अगर जनता साथ देने को तैयार, आप ये मानते हैं ना, यही सब चीजें नेगेटिव बन जाती हैं। सीधे चलते हैं हम सुधांशु त्रिवेदी जी के पास, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, कहां चूक हो गए? देखिए, चुनाव परिणाम जो आए हैं वो हमारी आशाओं के बहुत प्रतिकूल हैं। जहां तक चूक की बात है तो पूरे चुनाव परिणाम आने के बाद जब हम परिणामों का पूरा विश्लेषण कर सकेंगे तब इस निष्कर्ष पे पार्टी पहुंचेगी कि कहां चूक हुई। क्योंकि ये जो पराजय हुई है तो निश्चित रूप से कोई एक कारण इसका उत्तरदायी नहीं होगा, अनेक कारण रहे होंगे। तो उस बारे में संपूर्ण परिणाम आने के बाद ही हम लोग कुछ तय कर पाएंगे। ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी में तब्दील हो गया था, पीएम वर्सेस सीएम। आपको नहीं लगता कि पार्टी की ये स्ट्रैटेजी गलत थी और इससे प्रधानमंत्री की साख पर भी असर पड़ेगा? देखिए, हम इस विषय को नहीं मानते। कारण क्या है कि जब चुनाव भाजपा नेतृत्व के गठबंधन और महागठबंधन के बीच में हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में श्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पुरुष है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो एक कैसे संभव है कि यदि उनकी टीम लड़ रही थी तो वह उस चीज का नेतृत्व करने के लिए अपना अधिकतम सामर्थ्य और अधिकतम समय न देते? उन्होंने दिया। अब परिणाम जो भी है हम उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं। सुधांशु जी, लेकिन प्रचार करना पीएम का एक जगह पर है, लेकिन क्या कोई सीएम कैंडिडेट कोई भी ऐसा नहीं था राज्य इकाई में जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता और नीतीश कुमार के खिलाफ पिट कर दिया जाता? क्योंकि यहां पर तो दिल्ली की तरह किरण बेदी भी नहीं थी टू टेक द फॉल। देखिए, राज्यों में हमने अपनी अपनी रणनीति के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्णय लिया। हमने हरियाणा में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, हमें सफलता मिली। दिल्ली में हमने प्रोजेक्ट किया, हमारी बहुत बुरी पराजय हुई।
तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक कारण किसी सीएम को प्रोजेक्ट न करना रहा हो। हमने आपसे कहा कि इसके तमाम कारणों के बारे में सारे परिणाम आने के बाद ही विश्लेषण के उपरांत कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है जिस तरह के परिणाम आए हैं उसको देखने के बाद, जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग की पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आपके तमाम केंद्रीय नेताओं ने, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी की जो पूरी की पूरी तैयारी है उसको झटका लगा है? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। उसका कारण यह है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपनी पूरी क्षमता के साथ और पूरे प्रभाव के साथ उस चुनाव में सहयोग देते हैं। वही हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे अमित शाह जी रहे हो चाहे अन्य लोग रहे हो, उन सब ने किया। परिणाम कुछ भी आए वह एक अलग विषय है, पर आपने अपनी तरफ से प्रयास तो पूरी क्षमता के साथ किया। उसमें हम नहीं प्रश्न उठा सकते कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए था या अमुक नेता को ये नहीं, उसको कम जाना चाहिए था, इनको अधिक जाना चाहिए था। हम इस विचार से सहमत नहीं है। सुधांशु जी, एक बात तो साफ है ना कि जो नतीजे आपके सामने हैं उन नतीजों ने यह बताया है कि जनता ने आपकी बात नहीं मानी है, जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया है। आप इसी को किस तरह से ले रहे हैं? हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं जो भी जनादेश आया है। जनता ने यदि जनादेश महागठबंधन के पक्ष में दिया है तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप बिहार की जनता के लिए कार्य कर सके। हां, यद्यपि जिस प्रकार का इतिहास रहा है 1969 और 1977 से लेकर आज तक, हम ये आशा करेंगे कि उस प्रकार का इतिहास न दोहराया जाए और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया उसके अनुरूप कार्य कर सके। सुधांशु जी, आप ही के पार्टी के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि कप्तान को ही ताली मिलती है, कप्तान को ही गाली मिलती है। तो ये बताएं कि कहीं ना कहीं ये एहसास होगा आपकी ओवर एक्सपोजर प्रधानमंत्री का ज्यादा हुआ बिहार चुनावों में? देखिए, जो उन्होंने कहा था तो ये यहाँ पे हो ही रहा है ना। मैं आपके टीवी चैनल में बैठा हूं, आपने पिछले 5-6 प्रश्न जो भी पूछे तो वो प्रधानमंत्री की तरफ ही इंगित करके पूछे, तो वो स्वाभाविक है कि यदि किसी भी प्रकार की जय पराजय होती है तो सर्वाधिक प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। मगर हमारी टीम का मंतव्य, हमारी पार्टी का मंतव्य, संगठन का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी टीम, पूरा संगठन लगा था। प्रधानमंत्री ने पार्टी के शीर्ष पुरुष होने के नाते अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर कोई परिवर्तन होगा या सरकार के अंदर कोई परिवर्तन होगा इस हार के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता। चुनावों में जय पराजय चलती रहती है, परंतु सरकार की व्यवस्था और संगठन की व्यवस्था उसी के अनुसार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 60 सालों में अनेक ऊंचे और नीचे वक्त देखे हैं, चाहे 75 का आपातकाल रहा हो, 84 की 2 सीटों का वक्त रहा हो, या आज हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार रही हो। तो हमारी इस विराट जीवन यात्रा में कोई इस प्रकार की चीजों से भारी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले शायद प्रेडिक्शन करने वाले, इससे पहले एग्जिट पोल, तमाम पोल से भी पहले अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि नीतीश कुमार वहां पर जीत रहे हैं। पंकज वोरा जी सवाल पूछना चाह रहे हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो है, क्या वो एक कारण बनी, ये जो भी नतीजे बिहार में आ रहे हैं? कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में थे और जो इधर उधर थे, वो चाह रहे थे कि किसी तरह से बीजेपी, उनकी अपनी पार्टी वहां पे हारे, जिसके कारण प्रधानमंत्री या जो बीजेपी की करंट लीडरशिप है वो कमजोर हो और उसके बाद थोड़े परिवर्तन आए और उनका जो है कि उनकी से जो है पार्टी के वर्किंग के अंदर थोड़ी ज्यादा बढ़े। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित, कैडर आधारित राजनीतिक दल है। भारत की राजनीति में आज के समय में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक वामपंथियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों के पास उस ढंग का वैचारिक अधिष्ठान नहीं है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता यह सोच ही नहीं सकता है कि हम वैचारिक अधिष्ठान या पार्टी की व्यवस्था के खिलाफ काम करें। तो यह सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के कल्पना की उपज हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में मुख्यमंत्री को न प्रोजेक्ट करना और हद से ज्यादा निगेटिव कैंपेन करना, यह आपके खिलाफ गया है? जी, मैंने आपसे कहा कि क्या हमारे खिलाफ गया, क्या कारण इस चीज के लिए उत्तरदायी रहे, ये हम जब सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी उसका एनालिसिस करके ही हम स्पष्ट कर सकते हैं।
बस हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी परिणाम रहा हो, हम हमेशा नहीं कि हम इसी बात को मानते रहें कि हम हमेशा तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे और तभी हमारा विकास होगा। हमारा विकास प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूं प्रेम करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। तो कोई भी परिस्थिति हो, हम आगे बढ़ते रहें। सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि संसद का सत्र भी आने वाला है? पिछले सत्र में हमने कंप्लीट वॉश आउट देखा, बड़े बड़े बिल पेंडिंग है। आपको नहीं लगता कि बिहार की जो राजनीतिक जीत है विपक्ष की जो एकजुटता के कारण होती हुई दिख रही है, वो विपक्ष अब और ताकतवर होकर केंद्र की सरकार पर हमला करेगा? देखिए, पिछला जो सत्र रहा संसद का, वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि देश के विकास से जुड़े हुए कई बिल नहीं पास हो पाए। हम यह आशा करते हैं कि बिहार की जनता ने संयुक्त विपक्ष को जो शक्ति प्रदान की है, उससे उनके अंदर परिपक्वता आएगी और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते देश को किस प्रकार से विकास के रास्ते पर आगे लिया जा सकता है, इसमें वे एक जिम्मेदार और एक परिपक्व, एक रिस्पॉन्सिबल और एक मैच्योर भूमिका निभाएंगे। अनुज जी, क्या लगता है आपको, कोई बदलाव देखेंगे आप आज बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में? देखिए, प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी बने रहेंगे और मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद भी अमित शाह जी के पास बना रहेगा। लेकिन कांग्रेस के यानी विपक्ष के साथ व्यवहार करते समय भाजपा जो कुछ भी ग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शायद उस इक्वेशन में तो कोई बदलाव जरूर आएगा। भाजपा के अंदर भी हो सकता है कि सलाह मशवरे की प्रक्रिया थोड़ी अधिक तेज हो, क्योंकि इन दिनों ये माना गया, और देखिए जब अमित शाह जी की आलोचना हुई संघ के स्तर पर हुई, तब उन्होंने भाजपा मुख्यालय में बैठ करके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों तक से वहां मिलना शुरू किया। शायद ये प्रक्रिया 7 रेसकोर्स रोड तक भी पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है। पंकज जी, आपको क्या लगता है, आप किस तरह के परिवर्तन देखेंगे भारतीय राजनीति के अंदर? देखिए, जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी तक शिकायत बीजेपी के सांसदों को भी होती थी कि ना उनका अध्यक्ष ना उनका प्रधानमंत्री उनसे मिलता है रेगुलर बेसिस पे, वो जो है उस पर परिवर्तन होगा। जो पिछली बार जो मॉनसून सेशन जब पूरा का पूरा डिसरप्ट हुआ, तो ऐसा भी पाया गया कि प्रधानमंत्री कई बार पार्लियामेंट में आते थे लेकिन हाउस पे नहीं आते थे, जबकि वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ लोकसभा है। और ये जो है, एक मिनट में संजय राउत कुछ कह रहे हैं, शिवसेना प्रवक्ता उभर कर सामने आए हैं। जिस तरह का चुनाव बिहार में हम देख रहे थे, हम भी चुनाव लड़ रहे थे वहां, हम मानते हैं कि हमें सीटें नहीं मिले लेकिन हमको वोट अच्छे मिले हैं। ये बिहार की जरूरत थी नीतीश कुमार का जीतना। हम पहले भी जब वहां थे मैदान में तो हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, और लोग चाहते हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो जनता ने निर्णय तो वही दिया है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी की तरफ से नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। और देश की राजनीति में बिहार का चुनाव का नतीजा जो है एक नया मोड़ लेके आएगा, ऐसा हमें लगता है। तो बस अभी तो चुनाव नतीजे आए हैं और नीतीश कुमार जी की बधाई के पात्र है। मोदी जी ने काफी के नेता जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? देखिए दीपक जी, इस नतीजे का एक असर तो ये हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक इनविंसिबिलिटी, अपराजेयता की छवि थी, वो टूटी है। दिल्ली में जब बीजेपी की हार हुई तो उसको माना गया कि शायद ये अपवाद है और दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनकी इतनी बड़ी सभाओं और इतनी ज्यादा संख्या में सभाओं के बावजूद पार्टी हारी है, तो उसको एक डेंट निश्चित रूप से लगेगा। दूसरी ओर गैर भाजपा विपक्ष में नए सिरे से राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। अब भाजपा से मुकाबले के लिए आप जो आज से 15-20 साल पहले की राजनीति थी गैर कांग्रेसवाद की, वो अब गैर भाजपावाद की राजनीति में परिवर्तित होगी और नए समीकरण बनेंगे, नए लोग जुड़ेंगे और उसकी धुरी नीतीश कुमार बनेंगे। धुरी नीतीश कुमार बनेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है और यही एक बड़ा परिवर्तन हमको केंद्र की राजनीति में देखने को मिलेगा
क्या बीजेपी ने बहुत ज्यादा निगेटिव कैंपेन की? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों राणा जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दीपक, बार बार ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार के तंत्र मंत्र के मुद्दे को आप लाएं? क्या जरूरत है गोमांस के मुद्दे को लेकर के आप आए? लालू प्रसाद यादव ने हालांकि उस पर जो बयान दिया था उसको लेकर के बीजेपी को लगा शायद यह बयान उसके काम का हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। कहीं से आपने विकास के एजेंडे से बात शुरू की, विकास बिहार में बेहतरी हो, बिहार के लोगों का विकास हो, बिहार के में बाहर हो नीतीश कुमार, गाना चल गया है। गाना चल गया है। लेकिन अनुज जी, अब एक बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे अगर इसको देखा जाए, यूपी, केरल, असम और पंजाब में, यहाँ सब जगह पर अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर आत्ममंथन होगा, रीस्ट्रेटेजाइजिंग की जरूरत होगी। वन मैन शो अब नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर राज्य का चुनाव उसकी अपनी तासीर के साथ होता है, वहां के अपने इक्वेशन के साथ होता है। इसलिए बिहार के साथ बाकी राज्यों की तुलना, जैसे मान लीजिए जो अप्रैल मई में जो 5 राज्य चुनाव में जाने वाले हैं, उसमें असम में बीजेपी जीतने की उम्मीद कर रही है। बाकी जगह खाते वाते खुल जाएं उतना ही बहुत होगा उसके लिए, वो ऐसा खुद मान के चल रही है। उसके बाद 2017 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आदि आने होंगे। उन सब जगह इक्वेशन अलग अलग हैं और वहां के लोकल इक्वेशन के सहारे राजनीति अधिक निर्भर करेगी। ऊपर की टॉपिंग जो है 2, 3, 4, 5% की, वही केवल केंद्रीय नेता कर पाएंगे। इसलिए उन चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा शायद मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल, तो काफी असर पड़ेगा, दूरगामी नतीजे होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव के भारत की राजनीति पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी। राजीव, क्या देख रहे हैं आप आने वाली राजनीति की तस्वीर? देखिए, देश की राजनीति ने करवट ली है और उस करवट का मतलब यह है कि देश बिल्कुल भी धार्मिक असहिष्णुता को और जुमलेबाजी को, भाषणबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध के संदेश को आगे प्रसारित करने का काम किया है। अगर अशोक के काल को आप याद करेंगे तो वो भी धार्मिक सहिष्णुता का काल था। तो इस चीज को देखने के बाद मुझे लगता है कि देश से सांप्रदायिक राजनीति का अपसरण होना शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर हम आज जीत रहे हैं तो हम इस जीत पे इठलाने का काम नहीं करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, जिस पर राहुल गांधी जी के, नीतीश कुमार जी की बात हुई थी, उसके बाद महागठबंधन की नींव रखी गई थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार जी एक साफ सुथरे व्यक्ति हैं और राहुल गांधी जी साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग बाद महागठबंधन में गए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 18 महीने में देश की सरकार ने विकास के मामले में लोगों को छलने का काम किया है, महंगाई के मामले में लोगों को छलने का काम किया है, किसानों को छलने का काम किया है, ये हार उसकी हार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अपने प्रधानमंत्री महोदय को, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनको बता देना चाहिए कि जुमलेबाजी से, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। भाषण है पर राशन नहीं, वादे हैं पर इरादे नहीं। और ये इरादे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे 2014 के चुनाव में, उसमें कहीं कुछ काम करें। काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव भी उनके लिए बहुत कठिन होंगे। सुधांशु जी, कम से कम इतना कंसीड करेंगे कि ये पूरी की पूरी अरहर की खेती होती है बिहार के बहुत सारे इलाकों में, वहां पर दाल के दाम अगर 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जो भारी पड़ा वहां पर। जी, हो सकता है, क्योंकि दाल के दामों का कुछ असर पड़ा हो, इस संभावना से हम इनकार नहीं करते। यद्यपि यह भी एक सत्य है कि दाल और प्याज को छोड़कर शेष सभी चीजों की जो मूल्य वृद्धि थी वो काफी नीचे आई पिछली समय के अनुसार। और अभी जो कुछ कांग्रेस से प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह चुनाव कोई लोकसभा का चुनाव नहीं था और जिसके संदर्भ में यह कहा जाए कि साहब वो केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में था। मैं सिर्फ ये कहूंगा, कोई भी राज्य का चुनाव होता, दिल्ली का जो चुनाव था यदि वो देखा जाए तो वो वहां की परिस्थितियों के अनुरूप था। बिहार का चुनाव यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप है। जैसे अभी आपके चैनल पे एक दूसरे एक्सपर्ट महोदय बोल रहे थे, अन्य राज्यों के चुनाव के अनुसार होंगे। दीपक जी, तो हर राज्य को केवल आप एक बिंदु से कनेक्ट करने का प्रयास करें, मैं उचित। ठीक है राजीव जी, आप जवाब देना चाहते हैं सुधांशु जी को? देखिए, सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत शिष्ट भाषा इस्तेमाल करते हैं वो डिबेट पे अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जब झारखंड ये जीते थे, हरियाणा ये जीते थे, महाराष्ट्र ये जीते थे, तो ये मोदी जी की लहर थी,
मोदी जी की एक तूफान था जिसमें कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी। आज मोदी जी अगर चुनाव हार रहे हैं, चुनाव आपने अभी भी मोदी जी के पक्ष में लड़ा था, मोदी जी के द्वारा लड़ा था। 29 रैलियां मोदी जी ने की और 2 बार मन की बात की, लेकिन मन की बात ओछी बात हो गई है। पार्टी, राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी। पूरी ताकत के साथ हमने लोगों से जनादेश के लिए अपील की। अब जो भी जनादेश आएगा वो सरमाथे पर, लेकिन इतना जरूर है कि हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है, संदेश भी होता है। हमने कई चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जीते और कई चुनाव हमने मजबूती के साथ, जो सुशासन का हमारा संदेश है और जो विकास का हमारा लक्ष्य है, उसके आधार पर लोगों ने जनादेश दिया। पॉलिटिक्स हुई या फिर जो देखिए, पहली बात यह है कि इसमें हार और जीत का प्रश्न नहीं उठता। हम कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे मजबूत लक्ष्य के साथ, और हमारा लक्ष्य एक है, सुशासन का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है। तो क्या बीजेपी की रणनीति फेल रही है? कोई फेल नहीं है, बिल्कुल कोई फेल नहीं है। पॉलिटिक्स को उठाया गया, कोई फेल नहीं है। हम बिल्कुल हम इसको जो है वो मजबूती के साथ मानते हैं कि जो हमने सुशासन का संकल्प लेकर के, विकास का लक्ष्य लेकर के चुनाव के मैदान में आए, उस लक्ष्य पर हमें संतोष है। सर एक सवाल सिर्फ ये, क्या जिस तरह से पहले मना कर जाएगी वो कोई रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार? जेडीयू के अध्यक्ष ने क्या कहा? महागठबंधन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पे रोक लगा दी है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शरद यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से रुझान अभी सामने आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मोदी जी के विकास पर कहीं नीतीश कुमार का जो विकास की जो बातें थी वो हावी करती थी? बात सही है। विकास के मामले में भी जो हमारी सरकार का विकास था, नीतीश जी का, वो सबका मतलब यानी इंक्लूसिव था। तो वो तो जो हमारा मॉडल था वो ज्यादा लोगों को प्रिय था, इसलिए साफ साफ है ये नतीजा आया। सर, काफी कुछ कोशिश की गई केंद्र सरकार, पूरी भारत सरकार द्वारा भी कहीं पैकेज देने की बात की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई। तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन पे ज्यादा विश्वास लोगों को रहा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार भी आगे बढ़ रही थी और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे, और क्या कारण आपको लगते हैं कि इस तरीके की हार का सामना मोदी सरकार को या मोदी की भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा? देखिए, इसमें जो है वो पूरी भारत सरकार वहां गई थी, प्रधानमंत्री गए थे, सारे मंत्री, यानी भारत सरकार दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ करके वहां बिहार में बैठ गई थी। पूरे मुख्यमंत्री वहां गए थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह वहां बैठे थे। तो ये बिहार की जनता ने इतिहास बनाया है, इतिहास बनाते रही। वो नया रास्ता खोला है इस देश की। जो बाजिम में वाकई में जो कवि है, लेखक है, पत्रकार, क्या कहते हैं आपके, साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, वो आला दर्जे के इंसान है। उनका रिएक्शन जो था, वो देश बेचैन है, वो रिएक्शन था। ये सारी चीजों को बिहार की जनता ने साबित किया कि ये ठीक है, ये वाजिब है। और ये भारी पराजय जो है वो इनके सब तरह के मनी बैग से लेकर हर तरह के रिजर्वेशन पे गलत बोलना, आपके भागवत जी का बयान, फिर गाय, बीफ, पाकिस्तान खुश होगा, ये सब इनने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जनता जो है वो सच पकड़ लेती है। आप एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते, बार बार नहीं बना सकते। सर, 1 साल से ज्यादा हो गया है मोदी सरकार को, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने, तो क्या ये माना जाए कि इन परिणामों से कि क्या वो माहौल अब वो कम? जितना मैं बोल दिया वही काफी है, यही चुनाव। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शरद यादव, जो कहीं न कहीं महागठबंधन की इस जीत से खासे खुश नजर आ रहे हैं। मिठाइयों का दौर शुरू है, अभी और परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन सरकार बिहार में महागठबंधन की बनती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। दीपक, वहां पर आप भी गए, राणा जी भी गए, हम सब लोग बिहार का दौरा काट के आए। पूछते थे किस मुद्दे पर वोट दोगे? जनता कहती थी विकास। विकास मतलब नीतीश या विकास मतलब मोदी? उन्होंने कहा हमारा जो विकास है वो ज्यादा इंक्लूसिव है। बिल्कुल। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, 68 सीटें आरजेडी, यानी आरजेडी गठबंधन में सबसे बड़ा दल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 65 सीटें जेडीयू के पास है। हालांकि 3 का अंतर है, ये भी वहां की राजनीति के लिए
काफी कुछ कहने वाला है कि लालू क्या अब सरकार को डोमिनेट करने लगेंगे अगर आरजेडी की सीटें ज्यादा रहती हैं तो? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा पर हम आएंगे, लेकिन एक बार हम सुर्खियों का रुख कर लेते हैं, अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को, देख लेते हैं सुर्खियां। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरक्षा के लिए। सह प्रायोजक रूपमंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पिमाक मस्टर्ड ऑयल, वही 80 साल की गुणवत्ता और शुद्धता अब नए अंदाज में। और एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार, विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू के गठबंधन की बम्पर जीत, रुझानों में पार्टी को करीब 150 सीटें। बिहार में नहीं चला मोदी का जादू, एनडीए की करारी हार, रुझानों में 90 पर सिमटी बीजेपी, पासवान मांझी के साथ से नहीं मिला कोई भी फायदा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। एनके सिंह सर, पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव आए थे और राज्यों के चुनाव आए थे, अमित शाह ने कहा था कि 2014 मेरे लिए बहुत लकी रहा है, बीजेपी के लिए बहुत लकी रहा है, लेकिन 2015 की शुरुआत इंद्रप्रस्थ से हुई और पाटलिपुत्र पे पूरी तरह से जाकर क्या माना जाए मोदी का रथ थम रहा है। वो पाटलिपुत्र जो अहिंसा के लिए मशहूर है, जहां से अहिंसा का आगाज अशोक ने किया था। एक बात बहुत साफ है कि हमारे ख्याल से पॉलिटिकल संवाद में एक अजीब सी चीज होती है कि वही डिफेंस जब हम हारते हैं तो लेते हैं, जीतते हैं तो हमारा डिफेंस दूसरा होता है, और ये पूरे 50-60 साल से चला है। मेरे ख्याल से अब ये बदला जाना चाहिए। अगर आप हारे हैं तो आपको ये कह देना चाहिए, हाँ भाई हारे हैं, हमारी कुछ पॉलिसीज गलत रही है, जनता में संप्रेषण जो हमने पॉलिसीज का किया शायद वो उस तरह से नहीं हो पाया, या हमारी पॉलिसीज गलत थी, हम इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन होता यह है कि नहीं साहब, इसमें जातिवाद की जीत हुई, इसमें नेता से क्या मतलब है, कार्यकर्ता हारा है, कार्यकर्ता ने अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल से ये कम से कम बड़ी पार्टी ये बुनियादी एक बड़ा सवाल ये है कि पूरा चुनाव सिर्फ मोदी बनाम नीतीश की लड़ाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें दो चीजें थी कि एक नीतीश का चेहरा है, वो भी ईमानदार चेहरा है, विकास का मॉडल उनके पास अपना है। अभी शरद यादव का आपने सुना, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। दूसरा मोदी थे जो उनका विकास का अपना मॉडल है, उनके चेहरे को लेकर बीजेपी आगे थी। इस नतीजे को आप मोदी बनाम नीतीश कुमार के नतीजे के तौर पर देखते हैं? अगर देखते हैं तो इंटरप्रिटेशन आपका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है। बिल्कुल नीतीश वर्सेस ये मोदी था, इसमें कोई कंटेंशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहता रहे, लेकिन हकीकत यही थी। आप 26 रैली करते हैं, एक जबरदस्त चैलेंज के रूप में लेते हैं, और देश का प्रधानमंत्री वहां पे खड़ा होता है और लगभग वो 1-on-1 बैटल होता है। तो ये उनके बनात, और जो रेफरेंडम ये जो हुआ है, ये 1.5 साल के असेसमेंट, एक तरफ प्रधानमंत्री के काल का और दूसरा नीतीश कुमार के काल का हुआ। अब मुश्किल ये है ये रिजल्ट्स आए क्यों हैं? अनफॉर्चुनेटली विकास का मतलब हम लोग शायद ये समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IMR, MMR, ये कुछ पैरामीटर से इसी पे विकास होता है। हम ये कंपोनेंट भूल जाते हैं कि एक गरीबी वाली सोसाइटी में जहां स्टेट रियली फंक्शन नहीं करता, वहां पे विकास का मतलब सोशल जस्टिस भी होता है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया है कि आपने जो हमारा समर्थन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह ब्रेकिंग न्यूज जो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंकज वोरा साहब, नीतीश कुमार अब भारत की राजनीति में किस तरीके से देखे जाएंगे, उनकी संभावनाएं आपको क्या लगती? देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब जो सेक्युलर फोर्सेस जो है, जो जिसमें कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या में शामिल है, इन सबका जो है एक तरह से नीतीश कुमार उनके नॉमिनी बनके 2019 के चुनाव के लिए एमर्ज कर सकते हैं एज चैलेंज टू नरेंद्र मोदी। तो ऐसी संभावना अब जो है बढ़ गई है, और इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि राहुल गांधी, जिनको सोनिया गांधी आगे प्रॉप अप कर रही थी और चाह रही थी कि वो 2019 में मोदी को चैलेंज करें, उनको जो है कि पीछे सेकंड फिडल प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को लो प्रोफाइल में करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी को उन्हीं की जमीन पे एक पैरेलल राइवल मिल गया है। ठीक है, लालू के घर के बाहर से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने जायजा लिया। पहले वो देख लेते किस तरह की तस्वीर वहां ऊपर रही है। और आप